हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल कॉन्सेप्ट स्टडी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 12th का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट भाग है, उसका जो फर्स्ट लेसन है सॉलिड स्टेट। उस सॉलिड स्टेट के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो देखिए, पहली बात हम करते हैं कि जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट के जो कुछ गुण धर्म हैं, हम उन गुण धर्मों की बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली बात तो हम करते हैं कि जो सॉलिड स्टेट में जो आकार और आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, जैसे हम किसी ईंट की बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारी कोई ईंट है, तो हम इसे कहीं पर भी रखें, इसके आकार में और आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि इसमें जो अवयवी कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होता है। देखिए क्या होता है, जैसे ये हमारे अवयवी कण है, ठोस अवस्था का मैंने एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो इसमें अवयवी कण पास पास व्यवस्थित होते हैं। पास पास व्यवस्थित क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है, बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये पास पास व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, और इसी पास इसको हमने लिखा कि अवयवी कण कहाँ पे होते हैं, ये पास पास व्यवस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसमें बात करते हैं तो ये पास पास व्यवस्थित होने के कारण इनमें संपीड्यता नहीं पाई जाती। इनमें क्या नहीं पाई जाती? इनमें संपीड्यता नहीं पाई जाती। अभी संपीड्यता क्या होती है, देखो तो हम संपीड्यता की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे ये हमारी कोई ठोस वस्तु है, इस ठोस वस्तु पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने से इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब ये दबेगी नहीं, इस पे दाब का प्रभाव नगण्य होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम कह सकते हैं असंपीड्य कह सकते हैं। हम ठोसों को क्या कह सकते हैं? हम असंपीड्य कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का आपको पूरे का PDF मिल जाएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन हाल फिलहाल आप लोग थोड़ा इसको समझने में ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये हमने ठोस अवस्था से रिलेटेड कुछ गुण हैं, उनकी हमने बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं तो ठोसों के वर्गीकरण की अब हम बात करते हैं कि जो ठोस होते हैं उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया गया। तो देखिए, ठोसों के वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ, जो अवयवी कण होते हैं, जैसे ये हमारे दो कण हैं, इनके बीच में विभिन्न प्रकार के आकर्षण बल लगते हैं। आकर्षण बल से मतलब है जैसे विभिन्न जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कहने का मतलब किसी में कठोरता कम होती है, किसी में कठोरता अधिक होती है। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। तो उनमें क्या होता है कि उनमें जो अणुओं के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, अणुओं के बीच में जो क्या पाया जाता है, आकर्षण बल, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल, ये विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के पाए जाने के कारण इन्हें अंतरा आणविक आकर्षण बलों के आधार पर इन्हें हमने 4 भागों में क्या किया है, इन्हें विभाजित किया गया। 4 भागों में हमारा जो पहला भाग है वो है हमारा आणविक ठोस। तो आणविक ठोस होती क्या है कि वे ठोस आणविक ठोस क्या होते हैं कि वे ठोस जिनमें अणुओं के बीच कौन सा बंध कार्य करता है, वान डेर वाल बंध। या दूसरी बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन बंध की, कि वे ठोस जिनका निर्माण अणुओं के बीच वान डेर वाल बंध या H बंध बनने से होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग आणविक ठोस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आणविक ठोस की बात करते हैं तो इन्हें भी 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। 3 भागों में हम पहले भाग की बात करते हैं। तो पहले भाग में देखते हैं हम लोग, तो पहला है हमारा, इधर देखिएगा आप लोग, पहला है हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं कि इनमें जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को या तो हम बोलते हैं वान डेर वाल बल,
या बोलते हैं लंदन बल या प्रकीर्णन बल के द्वारा ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इनमें जो अवयवी कण होते हैं ये अवयवी कण अध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं ये, अध्रुवीय होते हैं। अब अध्रुवीय से मतलब है कि इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, 0 होता है, कि इनमें प्लस से माइनस की और कोई दिशा नहीं होती है, और यदि दिशा होती है तो उनका जो परिणामी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। देखिए ये अध्रुवीय अणु होते हैं जिनके बीच अध्रुवीय प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है। और हम नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में ये पाए जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं निम्न ताप पर, तो निम्न ताप पे ये कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में। जैसे जैसे हम तापमान कम करते जाएंगे तो ये ठोस अवस्था में चेंज हो जाते हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं। जैसे हम इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कुछ, जैसे ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, O डबल बॉन्ड O होती है। इसके यदि हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, इस ऑक्सीजन परमाणु के लिए ये इधर होगा, इस ऑक्सीजन परमाणु के लिए ये इधर होगा। तो इसका यदि हम नेट की बात करते हैं कि इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका परिणामी होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। 0 का मतलब इनका किसी प्रकार का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। अब हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। N2 की बात करते हैं। N2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, N ट्रिपल बॉन्ड N होती है। इसमें नाइट्रोजन में दोनों परमाणुओं के बीच में त्रिबंध होता है, तो इसी में भी उसी प्रकार होगा। जैसे हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ये जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है प्लस से माइनस की ओर, कि कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की, कि जिस परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होगी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा उधर ही होती है। तो इसका जो टोटल होगा वो भी कितना हो जाएगा आप लोगों का, 0 हो जाएगा। जैसे हम अगली बात करते हैं CCl4 की। देखिए तो यहाँ पे CCl4 की स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये भी Cl हमारा, ये Cl, ये Cl और ये भी हमारा Cl। अब देखिए आप लोग, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो ये इन दोनों के यदि परिणामी की बात करते हैं तो इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं इन दोनों के परिणामी की बात करते हैं तो ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका परिणामी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका टोटल परिणामी कितना हो जाएगा आपका, कि टोटल जो द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो इसका कितना आएगा, 0 आएगा। और ये भी क्या होता है, एक अध्रुवीय अणु होता है। इसके अलावा हमारे पास हमने एक बात की थी कि निम्न ताप पर ये ठोस अवस्था में, जबकि ये सामान्य ताप पर द्रव या गैस अवस्था में होते हैं। लेकिन हम आयोडीन की बात करते हैं, आयोडीन की बात करते हैं हम लोग, I2 एक हैलोजन तत्व है, ये वर्ग संख्या 17 का तत्व है। और ये सामान्य ताप पर, ये सामान्य ताप पे क्या होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। सामान्य ताप पे कौन सी अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब हम अगली बात करते हैं, सेकंड टाइप की बात करते हैं। आणविक ठोस का जो सेकंड टाइप है हमारा, सेकंड टाइप है हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस की हम बात करते हैं। तो देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होता है कि इनके जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, ध्रुवीय परमाणु होते हैं। ध्रुवीय परमाणु का मतलब इनका क्या होता है, आघूर्ण होता है। इनका क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है इनका। तो ये जो आघूर्ण होता है इसकी वैल्यू 0 से क्या होती है, अधिक होती है, कि इनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है इज ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी हम कुछ, कि ये अणु, इनके अणु ध्रुवीय परमाणु होते हैं जिनके बीच द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होता है, पाया जाता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था अध्रुवीय आणविक ठोस, उसकी अपेक्षा क्या होते हैं, प्रबल बंधों से क्या होते हैं,
जुड़े होते हैं कि इनमें जो बंध पाए जाते हैं वो अध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, ये अधिक होते हैं। आगे ये बात क्लियर है। अब हम यदि अगली बात करते हैं तो देखिए सामान्य ताप पर ये गैस अवस्था में, सामान्य ताप पे कौन सी अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। जबकि जैसे ही हम तापमान कम करते हैं तो ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में ये परिवर्तित हो जाते हैं। ये स्वयं विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, किंतु इनका जो जलीय विलयन होता है, जैसे ही इन्हें हम HCl है इसे हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये क्या होता है, H+ में प्लस ये Cl- में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है और ये हमारे आयन बन गए। और जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो आयनों के कारण होता है, तो इसलिए इनका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अब HCl की बात कर लेते हैं। HCl की देखिए स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो H से Cl परमाणु की ओर होती है, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए इसका जो म्यू होगा वो 0 से क्या होगा, अधिक होगा। अगली बात करते हैं हम CHCl3 की। तो देखिए CHCl3 की स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। जैसे ये CHCl3 की स्ट्रक्चर है तो हमें पता है कि ये जो डायरेक्शन होगी हमारी, इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का परिणामी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये S से इस दिशा में होगा और ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए इनका जो रिजल्ट आएगा, इनका जो परिणामी आएगा वो 0 से क्या आएगा, अधिक आएगा। इनका जो परिणामी आएगा वो 0 से क्या आएगा, अधिक आएगा। तो हम CHCl3 की बात करते हैं। ये H ये Cl है, ये Cl ये Cl, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 0 हो गया और इसका जो मान आएगा वो म्यू का मान 0 से क्या होगा, अधिक आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से अधिक होती है और क्लोरीन की, देखिए जैसे हम एक बार वो विदा करते हैं इसको, CHCl Cl Cl, ठीक है। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनके लिए म्यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं इन डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो ये कार्बन की ओर होगा और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से क्या होती है, अधिक होती है, तो ये कार्बन से क्लोरीन की तरफ होगा। तो इन दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो इसके लिए जो म्यू का मान होगा, इसके लिए जो म्यू का मान होगा वो क्या होगा, 0 से अधिक होगा। कि CHCl3 के लिए म्यू इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होता है। अगली बात कर लेते हैं हम लोग SO2 की बात कर रहे हैं। तो SO2 में भी क्या होता है, देखिए S, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जो SO2 होता है इसमें एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। SO2 में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर के कारण इसका क्या होता है, कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लोन पेयर के कारण इसका क्या होता है, कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, इनका तो 0 हो जाएगा, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण किसकी वजह से होगा, इस लोन पेयर की वजह से होगा। लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके कारण क्या होगा, इनका द्विध्रुव आघूर्ण होगा और ये ध्रुवीय परमाणु कहलाते हैं हमारे। तो ये बात क्लियर हुई होगी आपको। अगली बात करते हैं हम लोग तीसरे टाइप की। तो देखिए तीसरे टाइप की हम बात करते हैं। तीसरा टाइप है हमारा
हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, ये हमारा आणविक ठोस का तीसरा टाइप है। पहला टाइप हमने ध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस पढ़े थे, नॉन पोलर। सेकंड हमने पढ़े पोलर वाले, और तीसरे पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड वाले। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जैसे हम बात कर लेते हैं कि जब हाइड्रोजन दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में स्थित होता है, जैसे हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, जैसे हमने फ्लोरीन ले लिए दो, जैसे ये फ्लोरीन के बीच में स्थित है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर तो प्लस डेल्टा और इनके ऊपर माइनस डेल्टा आ जाता है, जिसके कारण इनके बीच में क्या लगने लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है। और अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, ये जो बंध बनता है, अस्थायी जो बंध बनता है, उस अस्थायी बंध को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे हम इसकी थोड़ी बात करते हैं, आपको डायग्राम से समझा दिया जाएगा ये। तो देखिए आप लोग, जब हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य उपस्थित होता है तो एक सेतु का कार्य करता है। सेतु का कार्य कैसे करता है, देखिए आप लोग, सेतु की जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ये दो ऑक्सीजनों के बीच में आ गया। जैसे ये हमारा H2O है, ये H2O का मॉलिक्यूल है, ये वाला हमारा पूरा, ठीक है। इधर ये एक H2O का मॉलिक्यूल है। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजनों के बीच में आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस डेल्टा है, आंशिक ऋणावेश है, और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे जो अस्थायी आकर्षण बल लगेगा, ये अस्थायी होता है, ठीक है। तो ये जो आकर्षण बल लगेगा, ये आकर्षण बल किसका निर्माण करता है, ये आकर्षण बल निर्माण करते हैं H बॉन्ड का, ये क्या करता है, निर्माण करता है। ये हाइड्रोजन बंध का क्या करता है, ये निर्माण करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में इधर देखे थी। इसके अलावा हम बात करते हैं सामान्य तापीय द्रव अवस्था में होते हैं, और निम्न तापीय क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। और ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए, जो हमारा वाटर होता है, जल होता है, अशुद्ध जल होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो अशुद्धियों की वजह से होती है। यदि हम इनमें कोई आयनिक लवण मिला देते हैं, जैसे आयनिक लवण के रूप में हम जैसे मिला दें NaCl मिला दें, नमक मिला दें, तो नमक मिलाने से ये Na+ और Cl- ये आयनों का निर्माण होगा, जिसके कारण विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल की बात की H2O और NH3, तो इनको हम डायग्राम से समझते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में क्या है, ये उपस्थित है। और अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में उपस्थित होने के कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पे एक बंध का निर्माण होता है। और कौन से बंध का निर्माण होता है, ये हमारा H बॉन्ड का ये क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं अमोनिया की, बात कर लेते हैं। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है। NH3 फॉर्मूला है। जैसे ये हमारी अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है हमारा, ये वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हैं, इनके बीच में उपस्थित है। तो यहाँ पे ये तो जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। और वो बॉन्ड हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा H बॉन्ड होगा। क्लियर है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब हम अगली बात करते हैं कि जो हमारे अंततः आणविक आकर्षण बलों के आधार पे जो सेकंड टाइप है, हम उसकी बात करते हैं। तो सेकंड टाइप है हमारा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं, देखिए नाम से स्पष्ट है कि आयनिक ठोस क्या है, आयनों के बीच में
कि ये निर्मित किससे होंगे, आयनों से ये क्या होंगे, निर्मित होंगे। कि इसमें आयन कौन कौन से हमारे, एक हमारा पॉजिटिव होता है और एक हमारा नेगेटिव होता है। कि जो धनायन और ऋणायन के बीच में, धनायन और ऋणायन के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को क्या बोला जाता है, वैद्युत आकर्षण बल बोला जाता है। धनायन और ऋणायन के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो इस स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण जो ठोस का निर्माण होता है, निर्मित ठोस को हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। और जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें जो बंध निर्माण होता है वो प्लस माइनस के बीच में होता है। और प्लस माइनस के बीच में जो बंध निर्माण होता है, इसके कारण क्या होता है, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसका रीज़न हम बताते हैं, क्योंकि आयनों के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है, पाया जाता है। प्लस माइनस के बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है ये बहुत अधिक प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण इनके जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत अधिक होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ठोस अवस्था में ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, जैसे हम NaCl की बात कर लेते हैं। यदि ये ठोस अवस्था में होंगे तो इसमें किसी प्रकार के आयन नहीं होंगे, इसमें प्लस और माइनस नहीं होंगे। ठोस अवस्था में प्लस और माइनस क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। प्लस और माइनस क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। और प्लस माइनस या आयन एब्सेंट होने की वजह से ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं गलित अवस्था में। गलित अवस्था में कि ये जो NaCl है ये पिघला हुआ है, तो पिघला हुआ होगा तो इसके ऊपर प्लस होगा, इसके ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। या दूसरी बात करते हैं हम लोग, इन्हें हम जल में मिला दें तो भी ये Na है, ये Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। और जिस आयनों के निर्माण के कारण इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, जिसके कारण ये सुचालक होते हैं, ये विद्युत का प्रवाह करते हैं, जिसके कारण ये कंडक्टर होते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। इसका जो हमने सेकंड एग्जांपल जैसे KCl की बात कर लेते हैं, उसमें भी K प्लस होता है और क्या होता है, Cl माइनस होता है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब हम अगली बात करते हैं। हमारा जो तीसरा प्रकार है अंतरा आणविक आकर्षण बलों के आधार पर, हमारा जो तीसरा प्रकार है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए तीसरे प्रकार की हम बात करते हैं, तो तीसरा प्रकार हमारा क्या है, सह संयोजक ठोस। सह संयोजक ठोस को बोला जाता है कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, या नेटवर्क ठोस। तो सह संयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस क्यों, इस सह संयोजक ठोस है हमारा, इस सह संयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस क्यों कहा, क्योंकि देखिए सह संयोजक का मतलब है कि इसमें जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, सह संयोजक बंध कि आपसी साझा करते हैं। सह संयोजक बंध का मतलब क्या होता है कि जो बंध इलेक्ट्रॉनों के साझी से बनते हैं वो सह संयोजक बंध कहलाते हैं। और ये आपस में जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ये इस प्रकार जुड़ते रहते हैं, इस प्रकार ये बहुत अधिक बड़े अणु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं और एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं। हमने ये लिखा, देखिए इनके जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु होते हैं, जो परस्पर सह संयोजक बंध कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं और जुड़ करके एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सह संयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसका जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे हीरे की बात कर लेते हैं। तो हीरा आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी रिंग्स होती हैं उनमें काफ़ी महंगे महंगे हीरे होते हैं, कोयले की खान में ये पाए जाते हैं। तो हीरे की बात करते हैं तो हीरा क्या होता है, कार्बन का कठोर अपर रूप है। जो कार्बन होता है, हीरे में कार्बन ही होता है, कोयले की खदान में पाया जाता है और इसमें कार्बन ही होता है। इसमें जो कार्बन होता है वो sp3 संकृत अवस्था में होता है। sp3 संकृत अवस्था का मतलब है कि ये जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है वो अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। देखिए S एक हो गया,
पी कितने हो गए, 3 हो गए, और टोटल कितने हो गए, ये 4। मतलब एक परमाणु कितने से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यह कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकेत अवस्था में व्यवस्थित होकर चतुष्फलकीय ज्यामिति, हम चतुष्फलकीय ज्यामिति की बात करते हैं। तो देखिए चतुष्फलकीय ज्यामिति कैसी होती है, इस प्रकार की होती है। ये चतुष्फलकीय ज्यामिति 3D में होती है ये, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है ये बॉन्ड एंगल। तो चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण करता है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं चतुष्फलकीय ज्यामिति से एक बात क्लियर हुई, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो 4 होती है। और ये हमारा जैसे ये कार्बन परमाणु है, ये हमारा कार्बन परमाणु है कोई, ये कार्बन परमाणु, ये देखिए 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। ये हमारा पहला कार्बन हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा कार्बन हो गया। तो इसमें किसी प्रकार का कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इसमें क्या नहीं पाया जाता, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। और इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने की वजह से क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। अब बात आती है हीरा चमकता क्यों है, क्योंकि हीरे में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण हीरा क्या होता है, चमकता है। जैसे हम हीरे की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो आप लोग देखिए हीरे की ये स्ट्रक्चर होती है। हाँ इधर देखिएगा, जैसे ये हमारा कोई कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु देखिए, जैसे ये हमारा पहला कार्बन हो गया, ये हमारा दूसरा कार्बन हो गया, ये हमारा तीसरा कार्बन और ये हमारा चौथा कार्बन। तो ये 4 कार्बनों से जुड़े हुए हैं। जैसे हम इस कार्बन की बात कर लेते हैं, तो ये कार्बन भी हमारा देखिए पहला, ये दूसरा, ये हमारा ये तीसरा हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, चौथा कार्बन हो गया। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और ये चतुष्फलकीय ज्यामिति का क्या करते हैं, निर्माण। और ये आपस में मिलकर के बड़े अणु का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसमें भी जैसे हमें ये केवल 2 ही बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2 बॉन्ड होते हैं, लेकिन 3D डायग्राम में ये दिखाई देंगे आप लोगों को, इसमें भी ये 2 होते हैं। तो मतलब प्रत्येक कार्बन में ये 4 होते हैं, ठीक है। तो ये बात इस प्रकार होती है। तो ये बात आपको समझ आई होगी। हम सहसंयोजक ठोस के सेकंड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। सेकंड एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। देखिए ग्रेफाइट आप सभी लोगों ने देखा हुआ, आप लोगों ने जो बचपन में जो अपनी जो रूल आती थी, पेंसिल आती थी, ठीक है ना, कॉपियों में लिखने की पेंसिल आती थी, जिसे हम इरेजर के द्वारा साफ कर देते थे लिखने के पश्चात। तो उसमें जो एक जैसे ये हमारी पेंसिल होती थी इस टाइप की, इसमें बीच में एक काले रंग की एक रोड होती थी। ये जो काले रंग की रोड होती है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारा ग्रेफाइट होता है। ये काले रंग की जो रोड होती है वो किसकी बनी होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। जो पेंसिलों में जो काले रंग की रोड होती है, ठीक है, जिसके द्वारा लिखा जाता है, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं, तो इसकी संरचना में जो कार्बन परमाणु होता है वो sp2 संकरित अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, sp2 संकरित अवस्था में। कुल मिला के इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे कि प्रत्येक कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा होगा, और 3 कार्बनों से देखिए किस प्रकार जुड़ता है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये sp2 संकरित ज्यामितीय अवस्था में व्यवस्थित होता है, और उसके पश्चात ये क्या करता है, षटकोणीय परत बनाता है। अब देखिए हम षटकोणीय परत बना लेते हैं, किस प्रकार ये बनाता है।
अब ये इस प्रकार ये जुड़े होते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे ये इस प्रकार जुड़े होते हैं। अब हम जैसे बात करते हैं, ये कार्बन परमाणु है, ये जितने भी कॉर्नर हैं आप लोगों के, ये सभी क्या है, कार्बन परमाणु हैं। इधर भी ये कार्बन परमाणु है आप लोगों के। अब आप लोग देख सकते हो, जैसे हम इस वाले कार्बन की बात करते हैं, नंबर 1 वाले कार्बन की हम बात करते हैं, तो एक तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से, और एक आप लोग ये देख सकते हो कि ये नीचे वाले कार्बन से भी क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये प्रत्येक कार्बन है वो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और षटकोणीय परतों के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। देखिए हमने यही बात की कि इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकेत अवस्था में होता है, जिससे षटकोणीय परतों का निर्माण होता है। ये परत एक के ऊपर एक दुर्बल वान डेर वाल बल द्वारा जुड़ी होती है, जिन पर थोड़ा सा बल लगाने से क्या हो जाती है, टूट जाती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाए। हम इस कार्बन की बात करते हैं, जैसे इसमें जो कार्बन परमाणु है, जैसे ये हमारा कार्बन परमाणु, ये एक, दूसरा ऐसा था और तीसरा ये नीचे वाला था। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और इस एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, ये कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, जो हमारी पेंसिल होती है उसमें करंट का फ्लो होता है। पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है ब्लैक रंग का, वो क्या होता है, उसमें करंट का फ्लो होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चौथे टाइप की बात करते हैं। हम एक बार ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि जैसे हम इस वाले कार्बन की बात कर लेते हैं, ये वाला जो हमारा कार्बन परमाणु है, एक तो ये इस वाले से जुड़ा हुआ है, एक ये नीचे वाले से जुड़ा हुआ है। फिर आप देख रहे होंगे कि ये इससे भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक कार्बन परमाणु 3 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ये जितने भी हैं कॉर्नर पर, ये हमारे सभी क्या है, कार्बन परमाणु हैं, जो ये जुड़े हुए हैं। तो ये षटकोणीय परतों के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित। और इसमें जो षटकोण की जो लंबाई होती है वो 0.14 नैनोमीटर होती है। और ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये वान डेर वाल बल के द्वारा ये जो षटकोणीय परत होती हैं ये जुड़ी होती है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब हम हमारा जो अगला ठोस की बात करते हैं, अगला प्रकार है वो है हमारा धात्विक ठोस। ये नंबरिंग गलत हो गई है, तो ये देखिए ये 3 नंबर नहीं है, ये आप लोगों का 4 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर हमने सहसंयोजक ठोस पढ़ा था। तो हम बात कर लेते हैं कि धात्विक ठोस में क्या होते हैं, कि जो हमारी धातु होती हैं, कि धातुओं का निर्माण जिन धातु होती है वो किस में आती है, हमारी धात्विक ठोस में आती है। वो हमारी कोई सी भी धातु हो सकती है, हमारी जो सभी धातुएं वो धात्विक ठोस में आती है। क्लियर है। अब देखिए आप लोग, इनके परमाणु धातु अणु होते हैं। इनके जो परमाणु होते हैं वो धातु अणु होते हैं, जिनके बीच में प्रबल धात्विक बल कार्य करते हैं। देखिए धातु जैसे लोहे की बात कर लेते हैं, जो लोहे की रोड होती है काफ़ी कठोर होती है, क्योंकि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार ये क्या होते हैं, पास पास बिल्कुल ये व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे के अत्यंत पास ये क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। जैसे हम बात करते हैं इसकी, जैसे ये, तो इसमें जो अवयवी कण हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अत्यंत पास पास ये व्यवस्थित होते हैं। और पास पास व्यवस्थित होने के कारण इनमें क्या होते हैं, प्रबल धात्विक बल कार्य करता है, जिसके कारण ये सामान्य ताप पे कैसे होते हैं, ये ठोस अवस्था में होते हैं। क्लियर है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, और सुचालक किसकी वजह से होंगी, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती है। इनमें तन्यता, तन्यता का मतलब है जैसे हम किसी धातु को खींच करके,
किसी धातु को खींच करके उसे लंबा किया जा सकता है। कोई धातु की छड़ है, उसे खींच करके तार के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो इस गुण को हम बोलते हैं तन्यता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा कोई धातु का ब्लॉक है, इसको हम इस पर प्रहार करके पीट करके इसे एक पतली चादर के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। आघात का मतलब प्रहार और वर्धनीयता का मतलब बढ़ना, कि इस पर जो प्रहार करके इसे बढ़ाया जा सकता है, कि ये ब्लॉक धातु का कोई छोटा सा ब्लॉक है, उसे हम पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। इसके अलावा जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, लोहा, चांदी, कॉपर, और भी बहुत धातु हैं, जैसे जिंक है हमारी, ठीक है, सोडियम है, ये भी हमारी धातु है। तो ये हमारी क्या होती हैं? धात्विक ठोस हैं। तो ये बात क्लियर है आप लोगों की। तो ये हमारा जो फर्स्ट टाइप था हमारा ये अंतरा आणविक आकर्षण बलों के आधार पे वो कंप्लीट हो गया। तो हमने इसमें 4 प्रकार के पढ़े। एक हमने पढ़ा आणविक ठोस, एक हमने जो दूसरा पढ़ा था आयनिक ठोस पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा सह संयोजक या नेटवर्क ठोस, और चौथा पढ़ा हमने धात्विक ठोस। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। अब हम टाइप 2 की बात करते हैं। तो जी देखिए, जो टाइप 2 है हमारा, वो टाइप 2 क्या है? ज्यामितीय व्यवस्था के आधार पर। टाइप 2 क्या है हमारा? ज्यामितीय व्यवस्था के आधार पर, कि इनमें जो अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था कैसी होती है, अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था कैसी होती है, उसके बेस पे इन्हीं 2 भागों में बांटा गया। एक हमारा पहला क्रिस्टलीय ठोस है, और जो सेकंड अभी हम आगे पढ़ेंगे वो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड बोला जाता है। तो हम बात करते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड की, कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। वे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था से मतलब क्या है? कि जो अणु हैं एक फिक्स ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार। ठीक है, इनमें देखिए बीच में गैप है, तो है इस दिशा में एक ही दिशा में है, ये भी एक ही दिशा में है, ये भी एक ही दिशा में है। तो ऐसे सॉलिड को क्या बोला जाता है? क्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है। इन्हें दीर्घपरासी या वास्तविक ठोस भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अणुओं की दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होने के कारण इनमें दीर्घपरासी ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए इन्हें दीर्घपरासी ठोस या वास्तविक ठोस भी कहते हैं। अब हम क्रिस्टलीय ठोसों के गुणों की बात कर लेते हैं। तो हम जैसे पहले गुण की बात करते हैं, वो पहला गुण है हमारा आकार। तो आकार में बात करते हैं कि तो क्रिस्टलीय ठोस निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। देखिए ये हमारा थोड़ा, इसको हम बात करते हैं। देखिए ये हम थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ही, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो ये क्या है हमारा? क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में होते हैं। इसमें क्या है? क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। यहाँ पे एडिट करना है हमें, और एडिट भी क्या करना है वो देखिए आप लोग एक बार। यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करना है। में क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं? अवयवी कण।
क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं हम उनकी भी बात कर लेते हैं। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था का मतलब है आप लोग देख सकते हैं ये निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में ये व्यवस्थित है। तो इस प्रकार ये निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। अगली बात करते हैं हम सेकंड गुण की बात करते हैं, गलनांक व शीतलन वक्र। देखिए गलनांक और शीतलन वक्र से क्या मतलब है कि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित, कि एक फिक्स टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, जो लिक्विड से ये सॉलिड स्टेट में आते हैं। जैसे ये हमारी द्रव अवस्था है और ये हमारी ठोस अवस्था है। तो ये हमारा एक फिक्स बिंदु हो गया कि इस टेम्परेचर से ऊपर ये द्रव अवस्था में होंगे और इस टेम्परेचर से नीचे ये ठोस अवस्था में होंगे। इसलिए जो इनके गलनांक और शीतलन वक्र होते हैं वो क्या होते हैं, असतत होते हैं। कैसे होते हैं उसकी भी बात हम कर लेते हैं। देखिए आप लोग, जैसे ये हमारा ये गलनांक और शीतलन वक्र है, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक व शीतलन वक्र। तो गलनांक और शीतलन वक्र जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए आप लोग ये देख सकते हो कि ये टेम्परेचर इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये जैसे शुरू में ये किस में है, ये गैस अवस्था में है। हम नीचे की तरफ बात करते हैं इसकी, तो नीचे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज होगा तो ये कौन सी अवस्था आ जाएगी, ये आ जाएगी द्रव अवस्था आ जाएगी। हम यदि टेम्परेचर और भी ज़्यादा डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर और भी ज़्यादा डिक्रीज करते हैं तो ये कौन सी अवस्था आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी ठोस अवस्था। क्योंकि ये इस बिंदु से ऊपर, इस टेम्परेचर से ऊपर ये द्रव अवस्था में कार्य करेगा और इस टेम्परेचर से ऊपर ये गैस अवस्था में कार्य करेगा। इसलिए ये जो इसका जो गलनांक और शीतलन वक्र होते हैं वो कैसे होते हैं, असतत होते हैं। तो ये बात आपको आई होगी समझ में। अगले करैक्टर की बात करते हैं हम लोग। तो अगला जो इसका करैक्टर है विदलन यानी टूटना। विदलन का मतलब जैसे ये हमारा ठोस है कोई, इस ठोस पर हम प्रहार करते हैं, इस ठोस पर हम क्या करते हैं, कोई प्रहार करते हैं और ये जो हमारा ठोस पदार्थ है ये यहाँ से क्या हो जाए, ये वियोजित हो जाए। तो वियोजित होने के बाद में इसकी जो अलग होने वाली सतह है वो कैसी होती है, चिकनी और सपाट होती है। चिकनी और सपाट होती है। ये केवल और केवल किस में होती है, क्रिस्टलीय ठोसों में। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को आ गई होगी समझ में। अगले हम गुण की बात करते हैं। अगला गुण है दैसिकता। दैसिकता का मतलब क्या होता है कि अलग अलग दिशाओं में इसके जो गुण हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो विषम दैसिक होते हैं। कि अलग अलग दिशाओं में पाए जाने वाले जो गुणों की प्रकृति होती है वो दैसिकता होती है। जैसे हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित ना होकर निश्चित दिशाओं में, सभी दिशाओं में नहीं होते, ये फिक्स दिशा होती है इनकी। जैसे हम ये वाली दिशा की बात कर लेते हैं इनकी, तो ये निश्चित दिशा में व्यवस्थित होते हैं, सभी दिशाओं में नहीं होते। इनकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है जिसमें ये क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो ये बात आप लोगों को आ गई होगी समझ में। अब हम बात करते हैं कि विषम दैसिकता कैसे है। हमने यहाँ पे बात की है कि ये कैसे होते हैं, विषम दैसिकता। विषम दैसिकता की बात करते हैं तो कैसे होते हैं। देखिए जैसे मैं इस डायरेक्शन की बात करूँ, डायरेक्शन ए की यदि मैं बात करता हूँ और एक डायरेक्शन में बी की बात करता हूँ, तो डायरेक्शन ए में देखिए ये अवयवी कण एक दिशा में आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन बी में इनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो आ रहा है। तो इनमें क्या है, अलग अलग दिशा हो गई। अलग अलग दिशाओं में जो गुण है, एक दिशा हम जैसे सी दिशा ये ले लेते हैं, तो अलग अलग दिशाओं में जो गुण हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हमने बात की, अतः अलग अलग दिशाओं में प्रतिरोधकता, कठोरता, चालकता जैसे गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अतः ये कैसी विषम दैसिकता ये प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसे चित्र के द्वारा भी समझ लेते हैं। देखिए आप लोग, जैसे हम यहाँ पे हमारी एक डायरेक्शन है ए से बी की ओर, ये वाली हमारी डायरेक्शन है ए से बी की ओर, एक डायरेक्शन हमारी सी से डी की ओर। तो आप लोग देख सकते हो कि ए से बी में ये जो डायरेक्शन है
ये जो डायरेक्शन है, या हम बात कर लेते हैं एक डायरेक्शन हम ये वाले ले लेते हैं, इसमें अवयवी कण आ रहे हैं और इसमें ये गैप आ रहा है। तो ये बात आप लोगों को आ रही होगी समझ में कि इसमें अलग अलग दिशाओं में जो गुण होंगे वो क्या होंगे, जैसे अलग अलग होंगे। एक तो हमारी ये वाली दिशा है जिसमें हमारे अवयवी कण आ रहे हैं, और एक हमारी जैसे ये दूसरे प्रकार के अवयवी कण, ये जिनको हम रिक्त स्थान मान सकते हैं, इनमें जैसे हम इनको हम रिक्त स्थान मान लेते हैं, और ये हमारे अवयवी कण। तो यहाँ पे कठोरता अधिक होगी, यहाँ पे कठोरता कम होगी। इस प्रकार ये जो गुण हैं, कठोरता, चालकता, प्रतिरोधकता, ये गुण अलग अलग होते हैं, इसलिए ये विषमदैशिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? विषमदैशिक होते हैं। विषम का मतलब असमान और दैशिक का मतलब दिशाओं में, कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण होते हैं, इसलिए ये विषमदैशिकता ये प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? ये वाली बात आपको आई होगी समझ में। अब हम अगली बात करते हैं इनकी प्रकृति की। देखिए, प्रकृति की बात करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? वास्तविक ठोस कहा जाता है। वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में ये व्यवस्थित होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे NaCl है, Fe है, कॉपर है, सल्फर है, ये हमारा आयोडीन है, I2 है, ये हमारा S8 है, सल्फर। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एग्जाम्पल है। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं ज्यामितीय व्यवस्था के आधार पर। तो ज्यामितीय व्यवस्था के आधार पर सेकंड टाइप है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड। तो देखिए, वे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इनमें कण आंशिक रूप से व्यवस्थित होते हैं और आंशिक रूप से क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं। इनमें कणों की व्यवस्था द्रव के समान पाई जाती है, अतः इन्हें अतिशीतित द्रव या जमा हुआ द्रव या सुपर, एक वर्ड कैंसिल हो गया यहाँ से, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, जमा हुआ द्रव या अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो ये आप नोट कर लेना, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक है, अब क्यों इसकी ज्यामितीय व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो देखिए ज्यामितीय व्यवस्था कैसी होती है हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें फिक्स ज्यामितीय व्यवस्था नहीं है, इसमें अवयवी कण किसी भी प्रकार ये व्यवस्थित हो सकते हैं। कोई ज्यामितीय व्यवस्था फिक्स नहीं है, किसी भी प्रकार ये अवयवी कण व्यवस्थित हो सकते हैं। तो इस प्रकार इनकी ज्यामितीय व्यवस्था फिक्स नहीं होती है, इसलिए इन्हें लघुपरासी ठोस कहते हैं, या आभासी ठोस कहते हैं, या अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्योंकि व्यवस्थित भी हैं और ये अव्यवस्थित भी हैं। क्लियर है ये वाली बात? जैसे हम इनके गुणों की बात कर लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की। तो देखिए, पहली बात करते हैं हम लोग आकार की। तो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनमें अवयवी कण अनिश्चित रूप से क्या होते हैं? व्यवस्थित, कि इनकी ज्यामितीय व्यवस्था फिक्स नहीं होती है, ये किसी भी प्रकार व्यवस्थित हो सकते हैं। ठीक है, ये वाली हमारी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा ही। यदि वीडियो समझ में आ रहा है आप लोगों को तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और यदि कोई टॉपिक से समस्या है इसमें तो आप लोग कमेंट सेशन में जाके लिख सकते हो, जिससे हमें पता चले आप लोगों की क्या डिमांड है और हम उसे पूरा कर सकें। सेकंड गुण की बात करते हैं हम लोग, गलनांक और शीतलन वक्र की बात करते हैं। तो देखिए, गलनांक और शीतलन वक्र, इनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। निश्चित क्यों नहीं होते हैं उसकी बात करते हैं, क्योंकि ये ताप बढ़ाने पर पहले क्या होते हैं? नरम होने लगते हैं, और फिर क्या होते हैं? ये धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? तो इसके कारण, ठीक है, क्योंकि ताप बढ़ाने पे पहले नरम होंगे फिर ये पिघलेंगे, इसलिए इनके गलनांक और शीतलन वक्र क्या होते हैं? सतत होते हैं। सतत का मतलब देखिए, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये हमारी अवस्था परिवर्तन है, कि जैसे शुरू में हमारी ठोस अवस्था है, सॉलिड है, फिर हमारी लिक्विड है, और फिर हमारी गैस अवस्था है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ये हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इधर हम हीट बढ़ा रहे हैं,
ऊष्मा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये यहाँ तक जैसे, फिर ये धीरे धीरे ये सॉलिड है, फिर ये धीरे धीरे लिक्विड में परिवर्तित होने लग जाएगा और फिर धीरे धीरे ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा। इसे हम चित्र के द्वारा देख सकते हैं। तो इधर देखिएगा आप लोग, ये इसके सतत कैसा है, ये सतत वक्र है। इनके जो गलनांक और शीतलन वक्र होते हैं वो सतत होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम इसका क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये देखिए टेम्परेचर इधर ये इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये कुछ देर तक तो ये ठोस अवस्था में रहते हैं, ये कुछ देर तक तो सॉलिड रहेंगे, फिर ये लिक्विड में और फिर ये किस में चेंज हो जाएंगे, गैस में चेंज हो जाएंगे। तो ये पहले तो ये सॉलिड रहेंगे कुछ देर तक, फिर ये ताप पाके पिघलने लगेंगे और पिघलने लगेंगे लिक्विड हो जाएंगे और लिक्विड होने पे धीरे धीरे ये गैस में भी परिवर्तित होने लग जाते हैं। क्लियर है? तो ये सतत वक्र होते हैं। ये इसकी बात कर लेते हैं हम। अब अगली बात करते हैं, अगले गुण की बात करते हैं, इसकी अगली प्रॉपर्टी। तो विदलन की बात करते हैं। विदलन में वही बात है कि जब हम इस पर प्रहार करेंगे तो इसकी जो अलग होने वाली सतह है, ये अलग होने वाली सतह कैसी होती है, ये चिकनी और सपाट नहीं होती, ये कैसी होती है, ये खुरदरी होती है। जैसे हम बात करते हैं अलग होने वाली सतह, तो अलग होने वाली सतह ये होगी इसकी, तो ये सतह कुछ खुरदरी टाइप की होती है। और हमने यही बात की कि जब किसी अक्रिस्टलीय ठोस पर प्रहार किया जाता है तो अलग होने वाली सतह चिकनी और सपाट नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है, खुरदरी होती है। तो ये बात आप लोगों को आई होगी समझ में। अगली बात करते हैं हम लोग दैसिकता। तो दैसिकता में हम ये देखते हैं कि ये समदैसिकता प्रदर्शित करते हैं, आइसोट्रोपी होते हैं। ये समदैसिकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि देखिए अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित दिशा में व्यवस्थित नहीं होकर के सभी दिशाओं में समान रूप से क्या होते हैं, वितरित रहते हैं। अतः सभी दिशाओं में प्रतिरोधकता, कठोरता और चालकता जैसे गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। प्रतिरोधकता, कठोरता और चालकता जैसे गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। अतः ये समदैसिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसी हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। इधर देखिए आप लोग, इसकी हम बात करते हैं, इस डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इस डायरेक्शन की भी बात कर ले हम लोग, चाहे हम इस डायरेक्शन की बात कर ले, चाहे हम इस डायरेक्शन की, सभी में अवयवी कण आ रहे हैं। ये देखिए एक डायरेक्शन हमारी ये ए है, एक डायरेक्शन हमारी ये बी है, एक डायरेक्शन हमारी ये सी है। इनमें सभी में अवयवी कण समान रूप से आ रहे हैं। मतलब इनमें जो कठोरता है, क्या है, कठोरता। दूसरा क्या है, चालकता। एक हमारा क्या है, प्रतिरोधकता। तो ये जैसे ये गुण क्या होते हैं, ये समान होते हैं और समान होने के कारण क्या होते हैं, ये समदैसिकता ये प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, ये समदैसिकता। ये होते हैं समदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। तो ये बात आप लोगों की क्लियर होगी। अब हम अगली बात करते हैं। अगला जो इसका गुण है प्रकृति। तो प्रकृति की बात करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण द्रव के समान आंशिक रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। कि ये मान लीजिए व्यवस्थित है तो इनकी व्यवस्था बिगड़ भी सकती है, व्यवस्था से ये अव्यवस्थित भी हो सकते हैं। ये कुछ क्षण के लिए व्यवस्थित होंगे तो कुछ क्षण के लिए ये अव्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो द्रव के समान आंशिक रूप से व्यवस्थित है और आंशिक रूप से क्या है, ये अव्यवस्थित हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव, आभासी ठोस या कूट ठोस भी कहते हैं। इन्हें कई नाम हैं। इन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं, या तो इन्हें अतिशीतित द्रव कहेंगे, या आभासी ठोस कहेंगे, या कूट ठोस कहेंगे, या इन्हें लघु परासी ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कांच है, रबर है, लकड़ी है, प्लास्टिक है और क्वार्ट्ज है। अब देखिए क्वार्ट्ज हमने दोनों जगह पढ़ा है, क्रिस्टलीय में भी पढ़ा है और अक्रिस्टलीय में भी पढ़ा है।
तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि क्वार्ट्ज है वो क्रिस्टलीय में भी आता है और अक्रिस्टलीय में भी। जो क्वार्ट्ज का निर्माण होता है, क्वार्ट्ज का निर्माण होता है वो कांच को गर्म करके बहुत जल्दी ठंडा करने पर क्या होता है, इसका निर्माण होता है। लेड या शीशा होता है, उसको हम बहुत जल्दी ठंडा कर देंगे तो क्वार्ट्ज का निर्माण होता है। काफ़ी कठोर ये पदार्थ होता है। तो ये हमारा पहला जो पार्ट है, लेसन नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का जो पहला पार्ट है वो क्लियर हुआ है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, किसी को फ़ायदा होता है। यदि आप लोग शेयर करते हो तो शेयर करने से यदि किसी को फ़ायदा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कमेंट सेशन में ज़रूर जाएं और कमेंट सेशन में अपने जो आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ को हमारे पास भेजें ताकि हम और भी अच्छी तरीके से वीडियो बना सकें। इसके अलावा इस वीडियो का जो PDF है वो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग वैसे भी ये PDF ही है, जैसे ये है, इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग नोट्स बना सकते हो। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे बाकी जो भी रह गए हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा।